हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त सुकून पार्क के एक कोने में मानव की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अब वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। वही मानव के चेहरे पर मक्कारी वाली मुस्कुराहट थी। मानव ने सुकून के चेहरे की तरफ देखा जिस पर थप्पड़ के निशान थे। मानव ने धीरे से उस जगह पर फूंक मारते हुए कहा, गलती तुम्हारी थी जान, तुम्हें इस तरह से मेरे ऊपर थूकना नहीं चाहिए था। अब देखो तुम्हारा ये गोरा गोरा गाल कैसे हो गया है। सुकून का गोरा गोरा गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। सुकून की बॉडी पहले से ही काफी सेंसिटिव थी। अगर कोई जोर से पकड़े भी तो उसके उस जगह पर निशान बन जाता था। और मानव तो एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था जिसने किसके सुकून के गाल पर थप्पड़ मारा था। सुकून का सर अभी भी चकरा रहा था, पर गुस्से के सामने वह इस तरह से हार नहीं मान सकती थी। उसने मानव की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हें इस तरह से खुद के करीब देखकर थूकने का दिल करता है। मुझे तुमसे घिन आती है। सुकून की बात सुनकर मानव ने हंसते हुए कहा, सच में जान, पर अब तुम्हें यहाँ पर छूने वाला मेरे अलावा है ही कौन। और देखना आज तुम्हें इस तरह से छू लूंगा, हर जगह पर चूम लूंगा कि तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी। तुम्हारे शरीर पर से अरमान की छुअन को पूरी तरह से मिटा दूंगा। सुकून ने नफरत भरी आवाज ने कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम सिर्फ हमारी बॉडी पर नहीं, हमारी आत्मा पर, हमारी रूह में है। और उनकी छुअन तुम हमसे तभी मिटा पाओगे जब हमारी आत्मा हमारे शरीर का साथ छोड़ेगी। सुकून ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। सुकून की बात सुनकर मानव ने कहा, अरमान 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 क्या है। चार अरमान राठौड़ में जो मुझ में नहीं है, पैसा और पावर। तुम्हें यही लगता है ना मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी बहुत पैसा है। तुम जितना चाहोगे उतना। अरमान राठौड़ को भूल जाओ, वैसे भी अब वो मर चुका है। सुकून ने गुस्से से कहा, हमने कहा ना हमारे मिस्टर हैंडसम जिंदा है। और तुम खुद की कंपैरिजन उनके साथ मत करो, क्योंकि अगर वह भगवान है तो तुम उनके पैरों में गिरने वाले फूल भी नहीं हो। तुम एक गली के सड़ी हुई नाली में बहने वाले वह कीड़े हो जिस पर हर एक गली का इंसान थूक कर जाता है। सुकून की बात सुनकर मानव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने किसके सुकून के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने लाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मानव राणा की इंसल्ट करो। एक बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था जान, पर दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। क्योंकि मानव राणा कुछ भी कह सकता है पर खुद की इंसल्ट नहीं। और तुमने एक बार नहीं बल्कि बार बार की है, तो अब तुम्हें इसका नतीजा भी भुगतना होगा। तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। सुकून ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे कमीने इंसान से सुकून कपूर नहीं डरती। बचपन से देखा था कि एक शैतान होता है और वह शैतान तुम हो। पर यह मत समझना कि मैं एक मासूम सी प्रिंसेस हूँ जिसे कुछ नहीं आता। तुम्हारे जैसे हैवान को खुद को हाथ लगाने देने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मैंने खुद को हाथ लगाने का हक इस दुनिया में सिर्फ अपने मिस्टर हैंडसम को दिया है। और उनका हक कभी कोई नहीं छीन सकता, चाहे वह खुद भगवान ही क्यों ना हो। और मुझे यकीन है मेरे मिस्टर हैंडसम मुझे बचाने आ जाएंगे। हमेशा की तरह तुम कभी अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होंगे। सुकून की बात सुनकर मानव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में तुम काफी मासूम हो सुकून, पर देखना अब मैं तुम्हारी रातें इस तरह से रंगीन कर दूंगा कि तुमसे तुम्हारी यह मासूमियत पूरी तरह से छिन जाएगी और तुम बनकर रह जाओगी मेरी रखेल। वैसे तो मैं तुम्हें बीवी बनाना चाहता था, पर उस अरमान राठौड़ ने भी तुम्हें हाथ लगाया होगा। और अगर मैंने तुम्हें बीवी बनाया तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, जो कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। मानव के मुंह से इस तरह की गंदी बात सुनकर सुकून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए मानव की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, कमीने इंसान,
तू मुझे क्या रखेल बनाएगा मेरे मिस्टर हैंडसम, तुझे मर्द नहीं रहने देंगे, तू ना मर्द रहेगा ना औरत, तुझसे तेरी मर्दांगी छीन लेंगे। सुकून की बात सुनकर मानव ने गुस्से से सुकून के जबड़े को दबाते हुए कहा, बहुत बोलती है ना तुम्हारी यह छोटी सी जबान, इसे काट कर फेंक दूं क्या जान, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से मतलब है, चाहे तुम गूंगी ही क्यों ना हो जाओ, पर पहले मुझे तुम्हारी चीखें सुननी है। जब तुम मेरे नीचे तड़प कर मेरा नाम पुकारोगी तो चले शुरू करते हैं हमारा काम। इतना कहकर मानव ने सुकून को एक खंडहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। सुकून गुस्से से उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर मानव ने किसी शैतान की तरह सुकून को कसके दबोचे हुए था। सुकून ने नफरत भरी आवाज ने कहा, अभी भी वक्त है, तुम्हें आसान मौत मिल जाएगी, हमें छोड़ दो, क्योंकि अगर हमारे मिस्टर हैंडसम के हाथ तुम लग गए तो तुम्हारी मौत दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होगी। सुकून की बात सुनकर मानव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पाने के लिए मौत भी नसीब होगी तो भी चलेगा जान, पर अब तुम्हें पाकर ही रहूंगा। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी इस गोरी मखमली बॉडी को पाने की चाहत रखी है, आखिर आज पूरे 5 महीने बाद ये दिन मेरे हाथ लगा है और तुम चाहती हो कि इस तरह से अपने हाथ आए इस मौके को गवा दूं, कभी नहीं। इतना कहकर मानव ने गुस्से से सुकून को नीचे जमीन पर धकेल दिया। सुकून के हाथ में कुछ खरोच आ गई, इसलिए उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मानव ने हंसते हुए कहा, जान इतना दर्द भी नहीं सकती तो तुम मुझे कैसे झेलेगी, मुझे पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर मानव झटके से उसके ऊपर आ गया। सुकून ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, पर नाजुक से सुकून कटते कटते मानव को कैसे खुद से दूर धकेल पाती। मानव ने सुकून का चेहरा कस के पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भी मजा आएगा, अब मेरे साथ एक बार करके देख लो। सुकून ने उसके चेहरे को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे से मुझे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। इतना कहकर उसने फिर से मानव के चेहरे पर थूका। मानव ने अपने को चेहरे को फिर से पोंछते हुए कहा, यही गलती की ना जान। मानव ने गुस्से से सुकून के टॉप को कंधों से फाड़ दिया। सुकून का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उसने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कसकर एक लात मानव के पैरों के बीच मार दी। मानव का ध्यान इस वक्त सुकून के गोरे कंधों पर था, जिस वजह से उसका ध्यान सुकून के इस एक्शन की तरफ नहीं गया और उसके दोनों पैरों के बीच सुकून की किक आकर लग गई। मानव दर्द से कराहते हुए उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। उसने कसके अपने कमर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ था और वह चिल्ला रहा था, क्योंकि सुकून ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे लात मारी थी। सुकून जल्दी से उठकर खड़ी हुई और भागने लगी। तभी मानव ने उसके पैरों को पकड़कर खींचकर वापस जमीन पर पटक दिया। इस बार सुकून का सर जमीन से जोर के साथ टकराया और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसका सर अब बहुत ज्यादा घूम रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। मानव ने खुद को बहुत मुश्किल से दर्द कम किया और गुस्से से सुकून की तरफ देखकर, बहुत चलते हैं ना तुम्हारे हाथ पैर। इतना कहकर मानव ने जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से कुछ रस्सियां निकाली और सुकून के दोनों पैरों को एक साथ बांध दिया। सुकून गुस्से से छटपटाहट रही थी, पर अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। उसका पूरा सर चकरा रहा था। मानव ने गुस्से से सुकून के ऊपर आते हुए कहा, अब देखना तुम्हारी कैसे इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूं। इतना कहकर मानव ने सुकून के गालों पर अपने हाथ फिराना शुरू कर दिया। अब सुकून की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कसके अपनी आंखें बंद की और अरमान का चेहरा याद करने लगी। उसने मन ही मन सिर्फ एक शब्द का, आज किसी ने हमें छू लिया तो हम वादा करते हैं अब दोबारा अपनी एंजल की शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे। हम खुद को खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे तन और मन पर सिर्फ आप हैं, किसी और का हक इस पर कभी नहीं होने देंगे। सुकून जब तक जिंदा रहेगी सिर्फ आपकी बनकर रहेगी। इतना कहकर सुकून की आंखों से आंसू बहने लगे।
वही मानव ने जब सुकून की आंखों में आंसू देखे तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा सुकून के होठों के करीब लाया। इससे पहले कि मानव सुकून के होठों पर अपने होंठ रखता, किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर साइड में पटक दिया। सुकून अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अचानक से हुए इस हमले के कारण मानव ने हैरानी से पीछे देखा तो उसके पीछे अरमान गुस्से से लाल आंखें लिए उसे ही घूर रहा था। मानव के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अरमान राठौड़। अरमान जैसे आज गुस्से से पागल हो गया था। उसने एक नज़र जमीन पर लेटी सुकून की तरफ देखा। सुकून की हालत देखकर अरमान तो जैसे खुद के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने कसके एक लात मानव के सीने पर मारते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अरमान राठौड़ की मोहब्बत पर नजर डालेगा? तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरमान राठौड़ अपनी एंजल पर किसी की नज़र भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। इतना कहकर अरमान ने एक लात मानव के सीने पर मार दी। अरमान की लात इतनी जोर से पड़ी थी कि मानव दर्द से कराने लगा, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। पर अरमान तो जैसे पागल हो गया था। वही अरमान की आवाज सुनकर सुकून ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने सामने अरमान को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अभी भी उसी तरह से लेटी हुई थी क्योंकि उसके सर में जोर से चोट लगी थी। वह अब उठने की हालत में नहीं थी। अरमान ने गुस्से से मानव के सीने पर एक और लात मारते हुए कहा, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे खुद के पैदा होने पर अफसोस होगा। इतना कहकर अरमान ने मानव का चेहरा कसके दबाया और एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। इसी के साथ मानव के 2-4 दांत टूटकर गिर गए। अब मानव का चेहरा खून से लाल हो चुका था पर अरमान लगातार उसे मारे जा रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग दौड़ते हुए आए। ये कोई और नहीं अरमान के बॉडीगार्ड्स और उनके साथ साथ आरजू, दिव्या, आरव, अर्जुन, मानिक थे। आरजू की नज़र जैसे ही मानव को मार रहे अरमान पर गई, उसकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अरमान भाई जिंदा है। दिव्या, अर्जुन, आरव, मानिक सभी लोग हैरानी से अरमान को देख रहे थे। अरमान जैसे गुस्से से पागल होकर लगातार मानव को मार रहा था। मानव भी ताकत में अरमान से कम नहीं था पर अब अरमान गुस्से से पागल हो चुका था और एक गुस्सैल शेर के सामने दूसरा शेर कभी नहीं टिक सकता। उसने मानव के चेहरे पर एक और मुक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल को हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ ना? इतना कहकर अरमान ने मानव के हाथ को कस के ट्विस्ट कर दिया। इसी के साथ एक हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। सब लोग समझ गए कि मानव का हाथ टूट चुका है। अरमान ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। मानव पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। उसका चेहरा भी खून से लाल हो चुका था। अरमान ने उसका दूसरा भी हाथ उसी तरह से तोड़ दिया। तभी आरजू और दिव्या की नज़र जमीन पर पड़ी सुकून पर गई। दोनों दौड़ते हुए सुकून के पास आ गई। सुकून अब तक बेहोश हो चुकी थी। दिव्या ने रोते हुए कहा, सुकून आंखें खोलो। आरजू भी सुकून के पास घुटनों के बल बैठकर सुकून को रोते हुए उठाने लगी। सुकून बेहोश हो चुकी थी। सुकून की हालत देखकर दोनों समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। उन्होंने एक नज़र गुस्से से पागल अरमान की तरफ देखा जो मानव को दर्दनाक मौत देने के लिए तैयार था। अब तक अरमान के बॉडीगार्ड भी यहाँ पर पहुँच चुके थे पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान को रोक सके। अरमान ने एक नज़र मानव की तरफ देखा जो पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। अरमान ने अपनी बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे टॉर्चर रूम में ले जाओ। यह इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, इससे हर रोज तड़पा तड़पा कर मारना है। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। अरमान के बॉडीगार्ड्स बेहोश मानव को लेकर चले गए। वहीं अरमान ने अपने कदम सुकून की तरफ बढ़ा दिए। सुकून अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। दिव्या और आरजू रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं आरव अरमान को देखकर बार बार सुकून की बात याद कर रहा था, हमारे मिस्टर हैंडसम जिंदा है, तुम हमारा इंतजार मत करना क्योंकि हम हमेशा अपने मिस्टर हैंडसम के ही हैं।
आरव ने मन ही मन कहा, क्या सुकून जानती थी अरमान जिंदा है। फिर उसने सब कुछ छोड़कर सुकून की तरफ देखा। सुकून की हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने सुकून के पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अरमान के एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया था कि इस वक्त अरमान पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर उसने फिर से सुकून के करीब किसी इंसान या फिर किसी आदमी को देखा तो वह उस इंसान को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अरमान ने झटके से सुकून को गोद में उठाया और तेज कदमों से चलता हुआ पार्क के बाहर निकलने लगा। आरजू दिव्या भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। मानिक, आरव, अर्जुन भी उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर अरमान राठौड़ के आने की न्यूज चल चुकी थी। अब अरमान पूरी तरह से फिर से दुनिया के सामने आ गया था। न्यूज पर यही खबर चल रही थी, अरमान राठौर की मौत की खबर झूठी थी। दुनिया के सामने यही खबर चल रही थी। राठौर मेंशन में इस वक्त अजीब सा माहौल छाया हुआ था। सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, पर साथ में हैरानी भी कि 3 महीने पहले अगर वह लाश अरमान की नहीं थी तो फिर अरमान 3 महीने तक था कहाँ। अशोक जी और सीता जी को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी, वही कबीर जी तो खुशी के मारे छोटे बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे थे। नैनीताल के सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त 3rd फ्लोर पर सुकून इमरजेंसी वार्ड के अंदर थी और अरमान भी उसके साथ ही अंदर था। अरमान ने कसके सुकून का हाथ पकड़ा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें खाली थी, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैवानियत नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी किसी का खून कर सकता है। अरमान की आंखें गुस्से से लाल थी। अरमान उस किसी भी इंसान को नहीं छोड़ने वाला था, जिसकी वजह से आज उसकी एंजल की ऐसी हालत थी। दिव्या और आरजू भी वार्ड के बाहर रोते हुए बैठी हुई थी। मानिक, अर्जुन, आरव भी वहीं पर बैठे हुए थे। सबके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मानव मल्होत्रा ऐसा कैसे कर सकता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सबके साथ दोस्त की तरह बात करने वाला मानव मल्होत्रा असल में इस तरह का इंसान होगा। वही वार्ड के अंदर डॉक्टर डरते डरते सुकून का इलाज कर रही थी, क्योंकि अरमान लगातार उस डॉक्टर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। डॉक्टर ने धीरे से इंजेक्शन उठाए और सुकून को लगाने ही वाली थी कि अरमान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे दर्द हुआ तो तुम्हारी अर्थी अभी के अभी उठा दूंगा। डॉक्टर ने अपना चेहरा अरमान की तरफ किया और डरते हुए कहा, सर, इंजेक्शन देना जरूरी है क्योंकि अभी इनकी बॉडी काफी कमजोर है। अरमान ने कहा, धीरे से लगाओ। डॉक्टर डरते डरते सुकून को इंजेक्शन लगाया। अरमान को सुकून को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता था, पर आज सिर्फ और सिर्फ उसकी पुरानी दुश्मनी की वजह से सुकून इस हालत में थी। अरमान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब आगे से होगा, पीछे से बहुत हो चुका। अब अरमान राठौर तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर अरमान ने अपनी आंखें खोली और सुकून के मासूम चेहरे को देखने लगा। आधी रात का समय, सुकून अभी भी गहरी नींद में थी। सर पर ज्यादा चोट लगने के कारण डॉक्टर ने उसे हाई डोज की इंजेक्शन दी थी, जिस वजह से सुकून अभी तक सो रही थी। अरमान अभी तक ना खुद बाहर निकला था, ना उसमें किसी बाहर के इंसान को अंदर आने दिया था, जिस वजह से आरजू, दिव्या, आरव, अर्जुन, मानिक सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। वह लोग भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। राठौड़ फैमिली, कपूर फैमिली भी मुंबई से नैनीताल आने के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल गई थी, क्योंकि अरमान की लाइव फुटेज उन लोगों ने नैनीताल में ही देखी थी और वह लोग ये भी समझ गए थे कि अरमान वहां पर जरूर सुकून के लिए गया होगा। सब लोगों की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह लोग अरमान के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। वहीं जब सब लोग मुंबई से नैनीताल जाने के लिए निकले थे, तब भी आहिल हमेशा की तरह नॉर्मल था, जिस वजह से सभी लोग समझ गए थे कि आहिल को ये बात पता थी कि अरमान जिंदा है। इसी वजह से कार्तिक और आर्यन ने आहिल को अच्छे से सुनाया भी था, पर आहिल ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार्तिक ने तो गुस्से से आहिल को 2 पंच ही लगा दिए थे।
नैनीताल के प्राइवेट हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर जहां पर इस वक्त सुकून एडमिट थी, धीरे धीरे सिर्फ उनकी आंखें खुली। उसने आंखें खोलते ही अपने सामने उस इंसान को देखा जिसे देखने के लिए वो हमेशा तड़पती थी। अरमान को देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान ने सुकून कहाँ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और आधी रात होने की वजह से अरमान बेड से सर टीका कर लेटा हुआ था। सुकून की हल्की मूवमेंट पर भी अरमान की भी आंखें खुल गई। अरमान ने जैसे ही सुकून को देखा, अरमान ने थोड़े गुस्से से कहा, आप क्यों रो रही है एंजल? अरमान की आवाज सुनकर सुकून जो धीरे धीरे रो रही थी, अचानक से उसके आंसुओं ने तेजी पकड़ ली और वह फूट फूट कर रोने लगे। उसे इस तरह से रोता देख अरमान के हाथों की मुट्ठी गुस्से से कस गई। वह कभी अपनी एंजल को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने कस के सुकून को गले लगाया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आप जानती हैं ना, मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं। सुकून ने रोते हुए कहा, उसने हमें हाथ लगाया मिस्टर हैंडसम, उसने हमें यहाँ पर छुआ। इतना कहकर उसने धीरे से अपने कंधे की तरफ इशारा किया। सुकून की बात सुनकर अरमान ने जो गुस्सा बहुत मुश्किल से शांत किया था वह वापस लौटने लगा। अरमान चाहता तो मानव को उसी वक्त मौत की नींद सुला देता, पर मानव को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था, जिस वजह से उसने मानव को अपने टॉर्चर रूम में भेज दिया था, जहां पर मानव हर रोज 1000 मौत मरेगा। अरमान ने सुकून के चेहरे की तरफ देखा जो आंसुओं से भरा हुआ था। उसने सुकून को धीरे से बेड पर बिठा दिया। सुकून बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। अरमान ने प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आपको अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सुकून ने रोते हुए कहा, नहीं मिस्टर हैंडसम, उसने हमें हाथ लगाया, हम गंदे हो गए हैं। इतना कहकर सुकून रोने लगी। सुकून की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से सुकून को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ देखने के लिए कहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगली बार से आपके मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरे आप मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्योर आप हो एंजल। अगर प्योरिटी का कोई मतलब है मेरे लिए तो वह सिर्फ आप। मेरी एंजल को कोई गंदा कहे, यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वह आप खुद क्यों ना हो। अरमान की बात सुनकर सुकून उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल का सारा दर्द आंसुओं की मदद से अरमान के शर्ट को भिगो रहा था। अरमान ने धीरे से उसके बालों पर किस करते हुए कहा, अब आपका रोना खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने आपको इतना ही टाइम दिया था, अब आप नहीं रो सकती। सुकून ने अरमान के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, गंदे कहीं के, हमें रोने भी नहीं दोगे? अरमान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट पसंद है, आंसू नहीं। अरमान की बात सुनकर सुकून भी मुस्कुराते हुए अरमान को देखने लगी। अरमान ने धीरे से अपने होंठ सुकून के होठों पर रखे और उन्हें काफी प्यार से चूमने लगा। सुकून भी अरमान के किस को महसूस कर रही थी। अरमान को अपने इतने नजदीक महसूस करके उसके दिल को सुकून मिल रहा था। अरमान ने धीरे से सुकून के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया और कहा, आपको भूख लगी है? सुकून ने धीरे से अपना सर हिलाया। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर अरमान ने अपना मोबाइल उठाया और अपने असिस्टेंट राहुल को फोन किया। कुछ ही देर बाद राहुल अरमान और सुकून जिस वार्ड के अंदर थे उस वार्ड के बाहर खाने की 2 पॉकेट लेकर खड़ा था। राहुल को देखकर आरजू दौड़ते हुए राहुल के पास आई। उसने लगभग रोते हुए कहा, राहुल भैया, अरमान भैया अंदर है, प्लीज हमें अपने साथ अंदर लेकर चलिए ना। राहुल ने एक नजर आरजू की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है। राहुल जानता था कि भले ही अरमान उस पर गुस्सा कर ले पर उसे नौकरी से नहीं निकालेगा, और वैसे भी आरजू तो अरमान की बहन थी। दिव्या और आरजू दोनों राहुल के पीछे पीछे वार्ड के अंदर आ गई। उन्होंने जब वार्ड के अंदर सुकून को होश आते हुए देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। वहीं तीनों लड़के अभी भी वार्ड के बाहर खड़े थे। तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जा सके, पर वह लोग यहाँ से भी नहीं जाना चाहते थे।
आखिर में अर्जुन ने मानिक और आरव की तरफ देख, हमें अंदर कोई नहीं जाने देने वाला, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम लोग कल सुबह आकर सुकून को देख ले। अभी हम इस तरह से यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते। आरव का जाने का मन तो नहीं था, पर उसे अर्जुन की बात सही लगी। कुछ ही देर में तीनों यहाँ से चले गए। वार्ड के अंदर राहुल ने धीरे से खाने की प्लेट अरमान के सामने रख दी। अरमान ने कहा, जाओ। राहुल अरमान की बात सुनकर सीधा वार्ड से बाहर निकल गया। तभी अरमान का ध्यान दिव्या और आरजू पर गया, जो आंसू भरी आंखों से उसे तो कभी सुकून को देख रही थी। उन दोनों को देखकर अरमान ने धीरे से कहा, इधर आओ। अरमान की आवाज शांति थी, जिस वजह से दोनों बिना डरे अरमान के पास आ गई। इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, आरजू और दिव्या कस के अरमान के गले से लग गए। आरजू ने रोते हुए कहा, भाई आप कहाँ थे? आरजू लगातार रोते हुए अरमान को कस के पकड़ रही थी। दिव्या ने भी उसे पकड़ा हुआ था। दिव्या भी अरमान को अपना भाई ही मानती थी। अरमान ने धीरे से दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अरमान ने बस इतना ही कहा और उन दोनों को खुद से धीरे से अलग कर दिया। दोनों ने फिर सुकून की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रही थी। आरजू और दिव्या दोनों भी जाकर उसके गले लग गई। अरमान ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, मेरी एंजल को छोड़ो। अरमान की बात सुनकर आरजू ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आप कभी जलना बंद नहीं करोगे? अरमान ने उसे घूरा पर कुछ नहीं कहा। अरमान ने उन खाने की प्लेट को 3 बजे प्लेट्स में लगाया और दिव्या और आरजू के सामने एक एक प्लेट रखते हुए कहा, इसे खाओ। आरजू और दिव्या ने एक साथ कहा, हमें भूख नहीं है। अरमान ने दोनों को घूरते हुए कहा, मैंने कहा इसे चुपचाप खाओ। दोनों ने चुपचाप प्लेट उठाए और सोफे पर जाकर बैठकर चुपचाप खाने लगे। अरमान ने एक प्लेट उठाए और सुकून को खिलाने लगा। सुकून ने कहा, आप भी खाओ ना। अरमान सुकून को एक बाइट खिलाता और खुद भी एक बाइट खाता। इसी तरह से उन चारों का खाना हो गया। कुछ देर बाद अरमान है आरजू और दिव्या की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों साइड वाले कमरे में सोने के लिए चली जाओ, मैंने उसे एक कमरे में कन्वर्ट करवा दिया है। आरजू और दिव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी अरमान उनकी बात नहीं सुनने वाला, इसलिए वह चुपचाप सुकून को बाय कहकर उस कमरे में सोने के लिए चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सुकून ने कहा, मिस्टर हैंडसम हमारे पास लेटो ना। अरमान ने कुछ नहीं कहा और सुकून के बगल में आकर लेट गया। अरमान के लेटते ही सुकून धीरे से उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके सीने से चिपक कर लेट गई। अरमान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, एंजल। सुकून ने धीरे से कहा, बोलिए मिस्टर हैंडसम। अरमान ने कहा, आपने खुद की जान लेने की बात क्यों कही थी? सुकून ने हैरानी से कहा, कब? अरमान ने कहा, जब मानव मल्होत्रा आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मानव के बारे में सुनकर सुकून थरथर कांपने लगी। उसे इस तरह से कांपता देख अरमान ने गुस्से से कहा, आपको इस तरह से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती आपने नहीं उसने की थी, और जिसकी सजा आपके मिस्टर हैंडसम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सुकून ने रोते हुए कहा, अगर उसने हमें हाथ लगाया होता तो फिर उसने हमारे साथ कुछ कर दिया होता तो हम कैसे जीते? मिस्टर हैंडसम, हमने खुद को हाथ लगाने का, खुद को प्यार करने का हक सिर्फ आपको दिया है, और आपके अलावा अगर कोई हमें छूने की कोशिश भी करेगा तो हम उस इंसान की जान ले लेंगे, और अगर उसकी नहीं ले पाए तो खुद का ले लेंगे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने उसे कस के सीने से लगाते हुए कहा, ऐसी नौबत में नहीं आने दूंगा, और अगर ऐसी नौबत कभी आई भी तो आप खुद को कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए मुझसे। सुकून में आंसू भरी आंखों से अरमान को देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुकून सिर्फ आपकी है और आपकी ही रहेगी मरते दम तक। सुकून की बात सुनकर अरमान ने कस के अपनी आंखें बंद की और सुकून को सीने लगा कर लेट गया। वही कपूर फैमिली और राठौड़ फैमिली आधी रात को नैनीताल प्राइवेट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन लोगों के लिए कार पहले से ही इंतजाम कर दी गई थी। सभी लोग सीधा सुकून से अस्पताल में थे उसी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े थे। उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, बस इतना पता था कि सुकून को शायद चोट लग गई है।
करीब सुबह के 4 बजे सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। सभी लोगों को देखकर अरमान के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह लोग राठौर फैमिली को अच्छे से जानते थे। सब लोग सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था, पर कबीर जी ने दरवाजे को खोला और कबीर जी, अशोक जी, सीता जी, विशाखा जी, जनार्दन जी, सब लोग अंदर आ गए। अंदर सुकून और अरमान चैन से सो रहे थे, पर इतने सारे लोगों की कदमों की आहट सुनकर अरमान झटके से उठकर बैठ गया और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वह वापस सुकून को गले लगाकर लेट गया। उसका ये रिएक्शन देखकर सब लोगों को यकीन हो गया कि यह उनका ही अरमान है। वही सीता जी तो अरमान को देखकर खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू लगातार गिर रहे थे। अशोक जी की भी आंखें हल्की नम थी। कबीर जी भी खुद को नहीं रोक पा रहे थे। आखिर उनका इकलौता बेटा, जिसे वह मरा हुआ समझ रहे थे, आज उनकी आंखों के सामने था। तभी वार्ड में गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अरमान, अरमान, जो कि सुकून को गले लगाकर लेटा हुआ था। इस आवाज को सुनकर जल्दी से उठ गया। उसने घूरते हुए सामने से आ रहे इंसान को देखा। ये कोई और नहीं, कार्तिक था, जिसके चेहरे पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा था। इस वक्त वो अरमान की तरह ही लग रहा था। कार्तिक को अपने पास आता देखकर भी अरमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कार्तिक ने गुस्से से अरमान की कॉलर को खींचते हुए कहा, अगर तुझे ये सब करना ही था तो कम से कम हमें तो बताता। कमीने, तेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। हम लोग तुझे मरा हुआ समझकर हर रोज रो रहे थे। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा था। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से से उसके कॉलर को छोड़ दिया। अरमान ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, अगली बार मेरे कॉलर पर हाथ डालने से पहले यह जरूर सोच लेना कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी बॉडी से अलग भी हो सकते हैं। कार्तिक ने अरमान को गुस्से से घूरा, पर कुछ नहीं कहा। तभी सीता जी दौड़ती हुई सीधी जाकर अरमान के सीने से लग गई। उन्होंने अरमान के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके पूरे के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। अरमान ने भी उन्हें नहीं रोका और उन्हें भी गले लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, तू कहाँ चला गया था अरमान? मुझे तो लगा था कि तू हमसे दूर चला गया। मैं भी तेरे पास आने का इंतजार कर रही थी। सीता जी ने आंसू भरी आंखों से अरमान को देखते हुए कहा। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर उनके माथे को चूम लिया। अरमान का ये रिएक्शन देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अरमान है जो अपने परिवार वालों से कोसों दूर भागता था। कबीर जी, जो कि चुपचाप एक कोने में खड़े होते, उन्होंने अरमान का रिएक्शन देखाकर मन ही मन कहा, चाहे अब यह मुझे कुछ भी क्यों ना करे, मैं ऐसे सीने से लगाकर ही रहूंगा। बेटा है मेरा। इतना कहकर कबीर जी आगे बढ़े। सीता जी अब अरमान के थोड़े दूर पर खड़ी थी। कबीर जी ने अरमान को कस के गले लगा लिया। अरमान के हाथ अभी भी उन्हें गले लगाने के लिए नहीं उठे थे। कबीर जी ने रोते हुए कहा, तो क्यों इस तरह की हरकतें करता है अरमान? तुझे खुद का नहीं तो हमारा तो ख्याल करना चाहिए ना। कबीर जी ने रोते हुए कहा। कबीर जी के आंसू अरमान की शर्ट पर गिर रहे थे, जिन्हें देखकर अरमान ने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली। भले ही वह अपने पापा से सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर वह जानता था बचपन में उसके साथ हुई सारी हरकतों का जिम्मेदार कबीर जी खुद को मानते हैं और इसे गिल्ट में वह अरमान से दूरी बनाकर रहते हैं। अरमान ने धीरे से कबीर जी को होल्ड कर लिया। अरमान को इस तरह से खुद को गले लगाता देख कबीर जी के आंसू और ज्यादा तेजी से बहने लगे। अरमान ने कठोर आवाज में कहा, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए। अरमान की बात सुनकर कबीर जी ने जल्दी से अपने आंसू पूछते हुए कहा, तू भी बड़ों की तरह हरकतें करना बंद कर दे। अरमान ने कुछ नहीं कहा। कबीर जी ने आंसू भरी आंखों से अरमान के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक हो ना? अरमान ने बस अपना सर हिलाया। कबीर जी साइड में हट गए।
तभी जनार्दन जी गुस्से से आगे आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझता उन्होंने अरमान के गाल पर कस के एक तमाचा मार दिया। अरमान का गाल एक तरफ झुक गया। तमाचे की आवाज इतनी जोर की थी कि सुकून, जो कि नींद में थी, उसकी भी आंखें खुल गई। उसने भी जनार्दन जी को अरमान को मारते हुए देख लिया था। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे। वही अरमान का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अब सब लोगों को जनार्दन जी के लिए डर लग रहा था। सब लोग जानते थे कि अरमान को खुद के साथ डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि और कोई कुछ समझता, अरमान ने कसके जनार्दन जी को गले लगा लिया। सब लोग हैरानी से अरमान को देख रहे थे। जनार्दन जी पर गुस्सा करने की जगह अरमान ने उन्हें गले लगा लिया था। वही अरमान के गले लगाते ही जनार्दन जी भी छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम शैतान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का गंदा मजाक करने की। मैं जानता था तुम एक राक्षस हो और तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी प्रिंसेस को हमेशा संभाल कर रखोगे। तुम इस तरह से नहीं जा सकते। मैं जानता था सब लोग कहते थे कि तुम मर चुके हो, पर मैंने और प्रिंसेस ने नहीं माना। जनार्दन जी छोटे बच्चों की तरह अरमान से शिकायत कर रहे थे। अरमान ने शांति से कहा, आपको खड़ूस बुढ़े का रोल ही सूट करता है, छोटे बच्चे का नहीं। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने अरमान को अपनी आंसू भरी आंखों से घूरते हुए कहा, और तुझे ये राक्षस का रोल सूट करता है। अरमान ने कुछ नहीं कहा, पर उन दोनों के बीच की नोकझोंक देखकर सब लोग हंसने लगे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मुझे बताओ, कहानी खत्म करूं या नहीं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता। दिल तो नहीं मानता, पर दिमाग कहता है इतने कम रीड होने के बाद अगर लिखूंगी भी तो पढ़ने वाले होंगे ही नहीं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।